नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि ईरान की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए नए प्रोडक्शन प्लांट्स लगाए गए हैं, जहां से बैलिस्टिक मिसाइल यमन को पहुंचाए जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को पहुंचाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ रशिया भी ये बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। और इन मुस्तकबिल करीब में ये बहुत बड़ी तादाद में इनकी प्रोडक्शन होगी, जो पूरे मिडल ईस्ट में तमाम तंजीमों को दिए जाएंगे, और जारी बात है रशिया को भी। और इसके साथ साथ नाज़रीन, शुमाली गजा में बहुत बड़े स्केल के ऊपर ऑपरेशंस, लड़ाई शुरू है। इसराइल के ताज़ा दम दस्ते हज़ारों की तादाद में दाखिल हो चुके हैं, लेकिन हर फ्रंट, हर एक्सेस के ऊपर उनका सामना किया जा रहा है, और दर्जनों इसराइली फौजियों की हलाकतों की रिपोर्ट्स हैं। एक एक गली में 10-10 फौजियों को मरने की खबरें भी आ रही हैं। कई उनके टैंक्स, कई फौजी गाड़ियां वो तबाह कर दी गई हैं। ये ताज़ा जो तफसीलात वहां से आई हैं। इसराइल की इकॉनमी के हवाले से भी कुछ आज नई रिपोर्ट सामने आई हैं। अरबों डॉलर्स का नुकसान किस तरह से उनको हो रहा है, और आज उनके स्टेट बैंक ने ये रिपोर्ट शाया की है कि इसराइल के लिए किसी लंबी वार को, खास करके लेबनान वार को जो है झेलना, ये किसी तौर पर पॉसिबल नहीं होगा। ऑलरेडी जो हमास के साथ जंग है वो कैलकुलेशन से आउट ऑफ चली गई है, और उसको भी मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। अगर लेबनान से जंग हुई तो फिर तो पता नहीं इसराइल का क्या बनेगा। स्टेट बैंक ने बिल्कुल खबरदार कर दिया कि इसराइल मजीद किसी जंग का, और ये गजा वाली जंग को भी आगे बढ़ाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो वो भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं जो ईरान के हवाले से खबर इसराइल पर और अमेरिका पर बॉम्ब शल की तरह गिरी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो सैंक्शंस हैं वो समझ लें कि इस वक्त तो रशिया के ऊपर हैं, लेकिन यूक्रेन जंग से पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा सैंक्शंस जो हैं वो ईरान के ऊपर थी। और इस वक्त दुनिया में सैंक्शंस के हवाले से ईरान दूसरे नंबर पर आ गया है, रशिया पहले नंबर के ऊपर चला गया है। हज़ारों सैंक्शंस हैं, उनके इंडिविजुअल्स के हिसाब से भी सैंक्शंस लगी हुई हैं, यानी उनको इकॉनमी को मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है। और सारा मामला जो दुनिया में सारी गेम है वो है ही सारी इकॉनमी की। अगर आज वेस्ट रूल कर रहा है, अगर आज इजरायली, अगर उनको 57 इस्लामी मुल्क नहीं मानते लेकिन फिर भी 57 इस्लामी मुल्क उनके गुलाम हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ इकॉनमी का मामला है। वो इकॉनमी को चूंकि कंट्रोल करते हैं तो मुसलमान मुल्कों को कंट्रोल कर रहे हैं। मुसलमान मुल्क बेशक इसराइल को नहीं मानते, लेकिन हर मुल्क के अंदर, हर घर में इजरायली प्रोडक्ट्स जो हैं वो चलती हैं, और आप ना चाहते हुए भी उनको खरीदते हैं, आपको पता भी नहीं होता अच्छा ये इजरायली हैं। तो ये इकॉनमी का मामला है। तो ईरान को कमज़ोर करने की एक पूरी कोशिश हुई, हज़ारों सैंक्शंस लगाई गई उनके साथ। तो दुनिया में देखें, पाकिस्तान उसका हमसाया मुल्क, और पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं कि वो ईरान के साथ ट्रेड कर सके, उससे गैस ले सके। अगर पाकिस्तान ईरान से तेल और गैस लेता है तो पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा, उसको सस्ती तेल और गैस मिलेगा, ईरान को भी फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान को ये इजाज़त नहीं है। तो हर हवाले से थाउजेंड्स ऑफ सैंक्शंस लगाकर, पूरा जोर लगाकर ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। मकसद सिर्फ क्या था कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को सपोर्ट न किया जा सकते, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज ज़्यादा पावरफुल ना हो जाएं, उनका मिसाइल सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सारी नाकाम हो चुकी हैं। और आज बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि वो तो कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे ना, ईरान ने नए प्लांट्स लगाए हुए हैं, और वहाँ पर धड़ाधड़ बैलिस्टिक मिसाइल बन रहे हैं, और ऐसे बन रहे हैं कि जैसे कोई एक अल्टीमेट वॉर जो है वो उसकी तैयारी हो रही है। इतनी बड़ी तादाद में प्रोडक्शन मिसाइलों की हो रही है, और किस किस को जाएंगे ये मिसाइल, इसकी खबर और जो सबूत हैं वो ज़रा देखिए। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है, और रॉयटर्स ने भी इसको रिपोर्ट किया है, और सैटेलाइट इमेजेस भी रॉयटर्स ने शेयर की हैं। ईरान हैज सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड 2 बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटीज। 2 बड़े बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेसिफिकली बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए उन्होंने प्रोडक्शन प्लांट्स लगा दिए हैं। सम ऑफ द न्यू बिल्डिंग्स विल आल्सो अलाउ फॉर डबलिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ड्रोन्स। अच्छा, इसमें उन्होंने मजीद बताया है कि कुछ उन जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगे हैं उनमें से कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें ड्रोन्स की प्रोडक्शन भी हो रही है, और वो ड्रोन्स की प्रोडक्शन जो पहले हो रही थी उससे डबल होगी। मतलब पहले जिस मिकदार में ड्रोन्स बन रहे थे, अब उससे डबल प्रोडक्शन जो है वो ड्रोन्स की होगी। तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन करके क्या ईरान किसी बड़ी जंग की तैयारी नहीं कर रहा? द ड्रोन्स विल बी सोल्ड टू रशिया एंड प्रोवाइडेड टू द हौसीज एंड मिसाइल्स विल बी प्रोवाइडेड टू हिजबुल्लाह। अब ये जो ड्रोन्स हैं वो अब इसमें लफ्जों के जरा चेक करें, इनके ऊपर गौर करें। ड्रोन्स विल बी सोल्ड टू रशिया, ड्रोन रूस को बेचे जाएंगे, एंड
प्रोवाइडेड टू द हौसीज, लेकिन हौसियों को मुहैया किए जाएंगे, हौसियों को बेचे नहीं जाएंगे। फर्क देखिए, रशिया को बेचे जाएंगे लेकिन हौसियों को मुहैया किए जाएंगे, यानी उनको मुफ्त, जिस तरह से एक सपोर्ट है ना, एक फलस्तीन कॉज के लिए वो लड़ रहे हैं, तो उनको बस दे दिए जाएंगे, उनको बेचे नहीं जाएंगे। एंड मिसाइल विल बी प्रोवाइडेड टू हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह को भी प्रोवाइड किए जाएंगे, बेचे नहीं जाएंगे। यानी वो जो एक मुआहदा है कि फलस्तीन के लिए जो लड़ रहा है उसको ईरान मुकम्मल सपोर्ट करता है, उसको असलहा भी देता है, उसको फाइनेंस भी करता है, तो ये वो वाली चीज़ है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ है, ठीक है। यानी वो तो ईरान को कमज़ोर और उसकी कैपेबिलिटीज़ को कम, और सप्लाई लाइन को, सबसे जंग में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? सप्लाई लाइन। असलहे की सप्लाई लाइन टूटनी चाहिए। इस वक्त अमेरिका और मुसाद शाम और इराक के अंदर पूरा जोर लगा रहे हैं कि यहां से सप्लाई लाइन हिजबुल्लाह को ना पहुंचे। और कुछ दिन पहले अमेरिका की जानिब से इराक को ऑफिशियली ये कहा गया कि अपनी एयर स्पेस जो है वो ईरान के लिए बंद करें, क्योंकि ईरान जो है वो बाय एयर भी असलहा हिजबुल्लाह को पहुंचा रहा है। तो अमेरिका में इतनी जरूरत तो नहीं है कि वो ईरानी जो है वो जहाज ही गिरा दें। तो उन्होंने इराक को कहा कि अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद करें ईरान के लिए। इराक ने क्या बंद करनी थी? फिर जो हौसियों का मामला है उसमें आप देखेंगे इन्होंने पूरे समंदर में जिस तरह से डिप्लॉयमेंट की हुई है, एक तरह से अपनी तरफ से इन्होंने यमन का मुहासरा किया हुआ है कि कोई जो असलहा बरदार जहाज है वो यमन को ना पहुंचे, क्योंकि यमन की सप्लाई लाइन तो सिर्फ थ्रू ओशन ही है ना। यानी एक तरफ उनके ओमान है, ओमान से भी नहीं आ सकती, दूसरी तरफ सऊदी अरब है, सऊदी अरब से भी नहीं आ सकता। तो उनको समंदर में भी उन्होंने अपने तौर पर डिप्लॉयमेंट की हुई है, लेकिन असलहा हौसियों को भी पहुंच रहा है। तो सप्लाई लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब वो मजीद और जदीद बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन्स हिजबुल्लाह और यमन को दिए जाएंगे। तो ये इसराइल के लिए, अमेरिका के लिए मतलब किसी बॉम्ब शेल से कम नहीं है। वो तो सारी अपनी कारकर्दगी, अपनी सारी एफर्ट्स इस चीज़ के ऊपर लगा रहे हैं कि ये असलहा किस तरह से रोका जाए, और ईरान इस लेवल के ऊपर जा चुका है। तो ये चीज़ है कि ना ईरान पीछे हट रहा है, ना हिजबुल्लाह पीछे हट रही है, ना यमन पीछे हट रहा है। और ये वो असल कम्प्लेक्स चीज़ है कि अगर यहाँ पर आज गजा में जंग बंद हो भी जाती है तो मगरिब में अब ये डिबेट है कि यमन से कौन जाकर डील करेगा। इसराइल में ये डिबेट है कि हिजबुल्लाह से जाकर आप क्या डील करेंगे। यानी आपको मतलब हिजबुल्लाह को कैसे रोकेंगे? यहाँ पर रोक भी लें तो, और अगर यहाँ पर कोई सेटलमेंट आप करने की कोशिश करते हैं तो हिजबुल्लाह को वो देनी पड़ेगी, उनके इलाके लेबनान के गोलान हाइट्स सीरिया को देने पड़ेंगे, और यमन जो पावर बनकर उभर कर आया है इसका क्या करना है। तो ये बहुत सारे मसाइल हैं जो खित्ते का जो ताकत का तवाज़न है वो बिगड़ा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और उसमें इसराइल और उसके वेस्टर्न एलाइज जो हैं वो बिल्कुल बैकफुट के ऊपर नज़र आ रहे हैं, शिकस्त खाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ से उनका विड्रॉ होता हुआ, उनका कब्जा ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि फ़लस्तीन और उसके इत्तेहादी जो हैं वो एक बहुत बड़ी ताकत के साथ इमर्ज कर चुके हैं। तो ये खबरें थी। अब ज़रा आ जाते हैं जो गज़ा, शुमाली गज़ा में भरपूर लड़ाई का एक बार फिर से आगाज़ हो गया है। इसराइल बहुत बेशर्मी और ढिठाई के साथ, एक खुली छूट के साथ दोबारा से शुमाली गज़ा में दाखिल हो गया है, उन इलाकों में जहाँ पर वो पहले उसने क्लेम किया था कि हम जीत चुके हैं, जहां पर उसने झूठा क्लेम किया था कि हमने हमास को खत्म कर दिया है। जिन इलाकों में वो 2 से 3 मरतबा गया, अब वो दोबारा चला गया, लेकिन तीसरी चौथी मरतबा दाखिल होकर भी उसका हशर नशर हुआ है, उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है। तो सबसे पहले एक इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट देखिए। द ऑक्यूपेशन आर्मी स्पोक्स पर्सन इन एन इंटरव्यू विद अमेरिकन ABC नेटवर्क, ये आर्मी का स्पोक्स पर्सन बता रहा है अमेरिकी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, हमास विल रिमेन 5 years from now and in the future as well। वो कह रहे हैं कि ये 9 महीने तो हैं ही हैं, ये तो हम उसको हरा नहीं सके, अब हमें 5 साल चाहिए हमास को हराने के लिए गजा में। ये ABC अमेरिकी टीवी चैनल के ऊपर इजराइल का आर्मी का स्पोक्स पर्सन कह रहा है, जो कहते थे हम 6 हफ्तों के अंदर हमास को ख़त्म करेंगे। आज इस चीज़ के ऊपर खुद भाई, इससे बड़ा इतराफ़ शिकस्त मुझे बताइए क्या है। एक छोटी सी तंजीम को ख़त्म करने के लिए 5 साल इसराइल को चाहिए। तो आपके पास वे आउट क्या है मुझे बताइए नाज़रीन, इनके पास क्या वे आउट बचा है? तो या तो इसराइल का सरेंडर है, भाई 5 साल कैसे जंग चलेगी, ऐसे ही ये मामला 5 साल चलता रहेगा। तो या तो इसराइल का सरेंडर है, वो अपने मुंह से मान रहे कि हमास को नहीं हरा सकते, फिर सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसराइल की आइडियोलॉजी को देखते हैं तो हमें तो नहीं लगता कि वो सरेंडर करके आपको फ़लस्तीनी रियासत देंगे। तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि आप बंद गली के अंदर हैं, हमास जो पावरफुल होकर सामने आ गई है वो तो रियासत लेकर छोड़ेगी, चाहे आप सरेंडर करके दें, चाहे आप बड़ी जंग के बाद दें।
تو سرنڈر تو اسرائیل نہیں کر رہا، تو پھر کیا کر رہا ہے وہ؟ پھر بڑی جنگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اس طرف نظر آ رہی ہیں، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ حماس پاورفل ہے، لڑ رہی ہے اور لڑ سکتی ہے اور لمبی جنگ لڑنے کے لیے بھی تیار ہے۔ حزب اللہ، ایران، یمن سارے تیار ہیں وہ جو ایک فیصلہ کن علاقائی جنگ ہونے جا رہی ہے اس کے لیے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں ادھر غزہ کے باقی اٹیکس کے اوپر۔ سب سے پہلے ایک حملہ میں شجاعت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی شمالی غزہ ہی کا علاقہ ہے جس میں پچھلے ہفتے 10 دنوں سے آپریشن جاری ہے، اور شجاعہ میں ناظرین 4 ٹینکوں کو ایک جگہ کے اوپر تباہ کیا گیا ہے۔ 4 مرکبہ ٹینک، ایک کی قیمت $3 ملین اور 4 کو تباہ کیا گیا ہے۔ وی ٹارگیٹڈ 4 اسرائیلی مرکبہ ٹینکس ود الیاسین 105 شیل آن بغداد اسٹریٹ ان شجاعہ نیبرہڈ ایسٹ آف دا غازہ سٹی۔ ایک ہی گلی کے اندر 4 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ شجاعہ جس میں وہ غالباً تیسری یا چوتھی بار داخل ہوئے ہیں، یہ ان کا جناب وہاں پر حشر ہو رہا ہے۔ ایک خبر ذرا دیکھیے رفح سے، اور اس رفح کی خبر کو وال اسٹریٹ جرنل جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے۔ حماس ایمبوشز ان رفح کلڈ ایٹ لیسٹ 10 اسرائیلی سولجرز۔ وال اسٹریٹ جرنل کا ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ پر حماس نے گھات لگایا ہے، 10 اسرائیلی فوجیوں کو ایک جگہ پہ مار دیا ہے۔ ایک جگہ پر 4 ٹینک، اس میں 2-3 فوجی تو اس میں ہوں گے، اور 4 ٹینک ہے۔ یہاں رفح میں ایک جگہ پر 10 فوجی مار دیے ہیں، تو یہ ان کا حشر نشر ہو رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ذرا جو تل الہوا میں آپریشن شروع ہوا ہے کچھ گھنٹے پہلے سے، اس کی ذرا تفصیلات المعدین رپورٹ کر رہا ہے۔ القسام operations in Tal al-Hawa comes despite the occupation's promotion at the beginning of the aggression against the Gaza Strip that it had dismantled the Al-Qassam brigades there۔ وہ کہہ رہے ہیں، القسام بریگیڈ یہ رپورٹ کر رہا ہے المعدین کو بتاتے ہوئے کہ انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے حماس کا صفایا کر دیا تل الہوا سے، تو لیکن پھر یہ دوبارہ کیوں آئے ہیں اگر یہاں سے خاتمہ ہو گیا تھا؟ The occupation thought it had eliminated Tal al-Salam brigade affiliated with Al-Qassam but was surprised by its operations in areas it controlled۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے تل السلام جو بریگیڈ ہے اس کو ختم کر دیا تل الہوا سے، لیکن جب وہ آئے اور یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ وہ بریگیڈ لڑ رہی ہے یہاں پر، تو اب وہ سرپرائز ہیں کہ اچھا یہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اب ان کے جو نا ہوش اڑ گئے ہیں کہ اچھا یہ کیا ہوا، اس کو تو ہم نے ختم کر دیا تھا۔ تو پرسوں ابو عبیدہ کا بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 24 کی 24 بریگیڈ جو حماس کی تھی وہ اس وقت لڑ رہی ہیں، اور اسرائیل کا کیا دعویٰ تھا کہ ہم نے صرف 2-3 چھوڑ دی ہیں جو صرف رفح میں موجود ہیں، اس لیے ہم رفح میں جا رہے ہیں۔ لیکن ایک ایک ان کا جھوٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، دنیا کے سامنے آ رہا ہے۔ جب ہم پچھلے ہفتوں اور پچھلے 1-2 مہینوں میں جب ہم یہ سارے فیکٹس آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اور منتھس جو سارے گزرے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، کچھ لوگ ڈاؤٹ بھی کرتے تھے کہ اچھا نہیں، یہ تو ایسے تو نہیں ہو سکتا، اسرائیل پاورفل ہے، حماس اس کو کیسے ہرا سکتی ہے؟ تو آج وہ ثبوت انہی کی زبانی آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ کیسے ان کو شکست ہوئی۔ چونکہ میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، دنیا کے سارے مینز اور وسائل اور ساری پلیٹ فارمز ان کے کنٹرول میں ہے، تو وہ پروپیگنڈا کر رہے تھے اپنی فتح کا، لیکن حقائق وہی تھے جو آپ کو منتھس اینڈ منتھس میں بتاتے رہے، اور آج وہ کلیکٹیو رپورٹس آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ حماس نہ ختم ہوئی تھی اور نہ جو ہے وہ ختم ہوگی، بلکہ آج اسرائیل کے ہوش ہوئے ہیں کہ بھئی کرنا کیا ہے۔ پھر القسام بریگیڈ اناؤنس دا امپلیمنٹیشن آف 9 آپریشنز ان تل الہوا including 3 tanks and a troop carrier and detonation of bomb with food force۔ 9 بڑے آپریشن، 9 میگا آپریشنز کیے ہیں، جس میں 3 ٹینکس انہوں نے تباہ کیے ہیں، ایک ٹروپ کیریئر کو تباہ کیا ہے، ایک جو زمینی فوجی دستہ ہے اس کے اوپر ایک بام جو ہے وہ ڈیٹونیٹ کر کے ان کو مارا ہے۔ یہ 9 آپریشنز کی تفصیلات انہوں نے بتائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ detonated a minefield in 2 Israeli D9 military bulldozers which led to their complete burning near the Khalid bin al-Walid mosque west of the Tal al-Hawa۔ 2 D9 ملٹری بلڈوزرز کو جناب مائن فیلڈ جو وہاں پر بچھی ہوئی تھی اس کے ذریعے تباہ کیا، لیڈ ٹو دیئر برننگ، وہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گئے 2 ملٹری بلڈوزرز۔ یہ ان 9 میگا آپریشنز کے علاوہ ہیں۔ ڈسپائٹ دا آکوپیشنز کلیمز القسام بلیو اپ اٹس سولجرز وہیکلز اینڈ ٹارگیٹڈ اٹس فوڈ فورسز ان اے سنگل لائن ود این ایریا لیس دین 300 اسکوائر میٹرز۔ مطلب بہت قریب جا کر انہوں نے کیا کیا کہ ان کے سولجرز کو مارا، ان کی وہیکلز کو ڈسٹرائے کیا، اور ان کی فوڈ فورسز کو 300 کے فاصلے 300 اسکوائر میٹر کے فاصلے پر جا کر اتنا بڑا جو ہے وہ انہوں نے آپریشن کیا۔ پھر رینیوڈ کلیشز بٹوین دا ریزسٹنس اینڈ دا آکوپیشن فورسز ان تل الہوا نیبرہڈ ساؤتھ آف دا غازہ سٹی۔ تھوڑا سا وقفہ بھی کہیں کہیں آتا ہے، پھر دوبارہ سے کلیشز شروع ہو جاتے ہیں۔
फिर द रेजिस्टेंस कंटिन्यू टू प्लांट बॉम्ब्स एंड टारगेट द ऑक्यूपेशन इन एरियाज ऑफ इट्स इनकरियन। तल अल हवा में जो वो पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी उनकी बॉम्बिंग की जा रही है, यानी उनको अंदर घुसने में बहुत मुश्किलात का सामना है। द ऑक्यूपेशन बिलीव्ड दैट द तल अल हवा एरिया वाज अ सॉफ्ट एरिया दैट इट कुड इजीली एंटर फ्रॉम द साउथ वेस्टर्न साइड। वो कह रहे हैं कि इसराइल ये समझता था कि तल अल हवा का जो एरिया है वो इनके लिए बहुत सॉफ्ट एरिया है और ये बस घुसेंगे और पता नहीं क्या कुछ कर देंगे, और अंदर आके उनको पता चला है कि दरअसल इनके साथ जो है वो हुआ क्या है। तो ये इस वक्त शुमाली गजा में तल अल हवा की ताज़ा तरीन सूरत हाल, शुजाया की भी, रफ़ा की एक खबर भी हमने आपके सामने रखी। तो भरपूर तरीके से लड़ाई जो है वो इस वक्त जारी है। अब मैं आपके सामने नाज़रीन जो इकॉनमी की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान जो है वो इसराइल को हो चुका है, जहाँ पर उनके थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं, कमांडर्स और ऑफिसर्स मारे जा चुके हैं। तारीख में सबसे ज़्यादा जानी नुकसान उनका हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो चुका है, इसी तरह इकोनॉमिक नुकसान भी हिस्टोरिक लेवल के ऊपर है। और अगर ये मज़ीद जंग कंटिन्यू रहती है तो रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जैसे इसराइल की बाकी सारी कैलकुलेशंस ख़राब गई हैं तो इकॉनमी के हवाले से भी वो इसको सस्टेन नहीं कर सकेगा, और एट द एंड वही होगा जो जैसे एक रूस की भी मिसाल आप ले सकते हैं कि रूस ने अफगानिस्तान की जंग लड़ी, लेकिन हुआ क्या कि रूस खुद टूट गया, जंग अफगानिस्तान में चल रही थी। तो इकॉनमी सबसे बड़ा जो है ना एक फैक्टर होता है किसी भी जंग में, तो वो इकॉनमी जो डिस्ट्रॉय कर रही है तो इसराइल के टूटने के यानी ख़त्म होने के जो चांसेस हैं वो और बढ़ते चले जा रहे हैं। इसराइली मीडिया, टेंस ऑफ थाउजेंड्स आर स्टिल रेफ्यूजीज, companies have collapsed and Israel's position is at lowest point since its founding and every day the list of strikes increases। वो कह रहा है कि जनाब हमारे लोग अभी तक मुहाजिर बने हुए हैं, हमारी कंपनीज जो हैं वो कोलैप्स कर गई हैं, दिवालिया हो चुकी हैं क्योंकि कारोबार पूरी तरह से ठप है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो नहीं रही, प्लांट्स पूरी तरह से बंद हो चुके हैं, और इसराइल की जो पोजीशन है वो लोएस्ट लेवल पर आ चुकी है सिंस इट्स बिगिनिंग, जब से इसराइल कायम हुआ सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर, और रोज जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। फिर द डैमेज टू द इसराइली इकॉनमी विल बी मोर स्वेयर देन इनिशियली एस्टिमेटेड। ये गवर्नर ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इसराइल कह रहा है कि जो हमने एस्टिमेट किया था कि इतना ये बुरी सूरत हाल होगी, सूरत हाल उससे भी ज्यादा बुरी हो चुकी है और मजीद होने जा रही है। द वॉर हैज प्रोलॉन्ग्ड एंड इट्स कॉस्ट हैव इंक्रीज मोर देन द सेंट्रल बैंक्स प्रियर एक्सपेक्टेशंस। ये उन्होंने वार्न किया है कि जंग जो है वो प्रोलॉन्ग हो गई है, वो लंबी चल गई है, तो जो हमने पहले एक कैलकुलेशंस की थी, जो हमने एक तखमीना लगाया था, जो प्रियर एक्सपेक्टेशंस थी मामलात उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो इसका कोई हल निकालने वगरना इसराइल के लिए बहुत बदतर सूरत हाल, यानी उसको एक मुकम्मल तबाही है ना, जब आपका इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, आप जंग को कैसे कंटिन्यू रखेंगे। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल बैंक, ग्रोथ विल बी स्लो इन द नेक्स्ट 2 years एंड प्राइसेस इंक्रीज विल वर्सन। ग्रोथ भी नहीं होगी, कीमतें भी आसमानों को पहुंच जाएंगी, और मतलब पूरी तरह से एक डिस्ट्रक्शन जो है वो इसराइल की होगी। ये उनकी इकॉनमी की आज की रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी है। अब ज़रा इसराइली मीडिया के बयानात देखिए, याहिया सिमर उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं। 9 महीनों से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है, दुनिया में कभी किसी आर्मी को इतनी बड़ी शिकस्त नहीं हुई। एक 41 किलोमीटर का इलाका, दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल फोर्स, दुनिया की सबसे एडवांस्ड फोर्स, दुनिया की और मिडल ईस्ट की मतलब एक सबसे पावरफुल समझे जाने वाली फौज, जिसने मिडल ईस्ट का क्या हशर किया, जिसने दुनिया में क्या क्या कुछ नहीं किया। एक 41 किलोमीटर का इलाका जिसमें उनका मुहासरा है, जिसमें वो न्यूक्लियर बम के बराबर बम गिरा चुके हैं, वहां पर उनको लीडर नहीं मिला, याहिया सिमर नहीं मिला। 9 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गए। इसमें बरह रास्त CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस भी हिस्सा ले चुकी है। याहिया सिमर को ढूंढने में बरह रास्त CIA और बरतानवी इंटेलिजेंस भी शामिल रही है, लेकिन वो भी याहिया सिमर को नहीं ढूंढ सके। और आज इसराइली मीडिया कह रहा है कि याहिया सिमर इसराइल को उसके खात्मे के नहज के ऊपर ले आया। याहिया सिमर सक्सीडेड in raising the level of delegitimization of Israel's existence and thwarted normalization with Saudi Arabia। कि याहिया सिमर इस बात में कामयाब हो गए कि उन्होंने जो इसराइल के कायम रहने की जो लेजिटिमेसी है उसको चैलेंज कर दिया है। यानी आज इसराइल अपने कायम होने का जो जवाज है वो खो बैठा है, उसकी आइडियोलॉजी को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया, उसके क्याम को दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है। और याहिया सिमर एक दूसरी चीज़ में यह कामयाब हुआ है कि उसने इसराइल और जो सऊदी अरब की नॉर्मलाइजेशन होने जा रही थी और वो अपने हिसाब से मिडल ईस्ट
کو پلان کر رہے تھے وہ یحییٰ سنور نے ان کا جو پلان ہے وہ ناکام کر دیا ہے. پھر ان کنٹراسٹ ٹو دا اسرائیلی فیلیئرز یحییٰ سنور سکسیڈڈ ان پٹنگ دا پیلسٹینین ایشو آن دا ٹیبل. یعنی یہ اسرائیل کی پوری طرح سے شکست ہوئی. یہ تو فلسطین کاز کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے تھے, لیکن یحییٰ سنور جو ہے فلسطین کاز کو آن دی ٹیبل لے آیا ہے. دنیا کا سب سے اولین مسئلہ فلسطین تنازع یحییٰ سنور نے بنا دیا ہے. یہ اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور کنٹرول ہمارے پاس, میڈیا ہمارے پاس, گورنمنٹس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, عربوں کو ہم کنٹرول کرتے ہیں, ساری دنیا کو ہم کنٹرول کرتے ہیں. لیکن یحییٰ سنور نے سرنگوں میں بیٹھتے ہوئے اس چیز کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا جس کو ہم دبانے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ دہائیوں تک اس کے قصے چلتے رہیں گے. یہ گھنٹوں کی بات نہیں ہے کہ گھنٹوں میں بتایا جا سکے کہ یہ کتنی بڑی کامیابی جو ہے وہ اچیو کی گئی ہے. یعنی دنیا کی ایک ایک گورنمنٹ کو اور دنیا کے ایک ایک وسائل کو اسرائیلی کنٹرول کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو, لیکن وہ اس چیز کو دبانے میں ناکام ہو گئے. اور 75 سالوں سے وہ تو ایک سسٹمیٹیکلی فلسطین کو ہمیشہ سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فلسطین کا دنیا میں کہیں نام ہی نہ آئے. اور یہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ فلسطین کہیں ایگزسٹ کرتا ہی نہیں تھا. وہ اپنے بچوں کو یہی پڑھاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی فلسطین تھا ہی نہیں, یہ تو بنجر اور ویران زمین پڑی تھی جہاں پر آ کر ہم جو ہے وہ آباد ہوئے. لیکن وہ اس میں ناکام ہوئے. اور وہ یہ بھی مغربی میڈیا میں یہ بتاتے رہے ہیں, لٹریچر بہت لکھا گیا, کتاب میں, فلم میں, کہ جو ہے نا نکبہ کبھی ہوا ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے مطلب وہ کہتے ہیں نکبہ کبھی ہوا ہی نہیں, یعنی نہ یہاں پر فلسطینی تھے نہ ہم نے ان کو کبھی نکالا. یعنی دنیا کا ایک سب سے افسوسناک ایک واقعہ جس میں 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو ایک دن وہاں سے ملک اپنا چھوڑنا پڑا, اپنا وطن چھوڑنا پڑا. وہ کہتے ہیں وہ نکبہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. تو اس طرح کی چیزیں تھیں. پھر اسرائیلی میڈیا, اسرائیل's current performance does not lead to absolute victory over Gaza but rather exacerbate failure. یہ جو ہماری ابھی کی پرفارمنس ہے یہ نہ تو ہمیں وکٹری لے کر دے گی بلکہ ہمارے فیلئر میں مزید اضافہ کرے گی. In this war hundreds of soldiers were killed in the Israeli army and almost every day soldiers are added to the list of the dead. ظاہری بات ہے ہنڈریڈز تو نہیں, وہ تو ہزاروں میں بات ہے, لیکن وہ یہ بات ضرور کر رہے ہیں کہ ہر روز فوجی ہمارے مر رہے ہیں اور ڈیڈ کی لسٹ میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اسرائیل insisted on adopting the hammer strategy but it failed. کہ اس نے کہا بس ہتھوڑے والی اسٹریٹجی کہ بھائی سب کو کرش کر کے رکھ دیں گے, لیکن اسرائیل اس میں ناکام ہوا. آخری لائن, in this war Israel will neither have an ordinary victory nor an absolute victory. اسرائیل کو نہ تو وہ absolute victory ملے گی جس کی روزانہ نتنیاہو آ کر چیختا ہے اور باقی چیختے ہیں, اور اس کو آرڈنری وکٹری بھی نہیں ملے گی, یعنی ایک عام سی وکٹری بھی اس کو نہیں ملے گی, یعنی وکٹری کا کوئی نام و نشان بھی اس کو نہیں ملنا ہے. یہ اسرائیلی میڈیا کا انالیسز ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.